नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। जो है सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में एली दुर्घटनाओं का होगा ऑडिट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। योकाडा को 10 साल की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच की जाएगी। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिया है। तो ये खबर आपको बताते चले, देहरादून में हालिया हेली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्देश जारी किया है और उन्होंने सभी हेली सेवाओं का ऑडिट करने और योकाडा को आगामी 10 सालों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है। सीएम ने भी कहा कि हेलीकॉप्टरों को नियमित फिटनेस जांच हर हाल में सुनिश्चित हो ताकि भविष्य में किसी भी हादसे को टाला जा सके। तो ये खबर आपको बताते चली। सीएम धामी अब सख्त नजर आ रहे हैं और हालिया हेली दुर्घटनाओं को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और कहा कि हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच की जाए। योकाडा को 10 साल की कार्ययोजना बनाने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो हेली दुर्घटनाओं का ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे संवाददाता जो है जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से देखिए अब हेली दुर्घटनाएं जो सामने आई है हालिया दिनों की, अगर हम बात करें कई सारी वारदात, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ऑडिट वगैरह कराने को लेकर निर्देश दिए। क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि हेली सेवाओं को लेकर के जिस तरह से अभी फिलहाल 1 महीने के दौरान तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको कैसे रोका जाए और आखिर किन वजहों की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के हालांकि जांच भी की जा रही है किस कमी की वजह से ये घटना हुई है। और इसके साथ साथ डीजीसीए और योकाडा ये दोनों अपने अपने स्तर से हेली सेवाओं के संचालन को लेकर के जो कार्य योजना है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जो हेलीकॉप्टर की फिटनेस होती है उसकी नियमित जांच भी हो और उड़ान भरने से पहले जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो बहुत गंभीरता के साथ इसकी जांच करने के बाद ही उड़ानों को आगे की प्रक्रिया में शामिल करें इन हेलीकॉप्टरों को, क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान ये देखा गया है कि काफी संख्या में लोग इन हेली सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और उसके जरिए ही खासतौर पर केदारनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं। और कई ऐसे प्राइवेट तरीके से जो संचालित हो रही हैं हेली सेवाएं, उसमें भी लोग चारों धामों की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में पिछले महीने में उत्तरकाशी में दुर्घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार 3 घटनाएं और भी हुई हैं। हालांकि हताहत नहीं कोई हुआ है, लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाहिर है कि लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल भी बना हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी बात को लेकर के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, उसको दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि योकाडा जो है वो 10 साल की कार्य योजना बनाए ताकि अगले 10 साल के दौरान इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे डर और भय का माहौल बने और लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो बना रहे। इसके साथ साथ डीजीसीए लगातार रिपोर्ट भी ले रहा है। डीजीसीए को योकाडा की ओर से रिपोर्ट भी दी जा रही है और जो हेली सेवाओं का संचालन केदारनाथ धाम के लिए हो रहा है जो योकाडा से संबंधित है। इसके अलावा कई ऐसी हेली सेवाएं जो प्राइवेट तरीके से संचालित हो रही है, तो उसके बारे में पूरी तरह से निगरानी रखने का काम योकाडा का डीजीसीए का है। तो डीजीसीए की तरफ से भी जांच यहाँ पर की जा रही है और बाकी सारी रिपोर्ट जो है डीजीसीए को पल पल की दी जा रही है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनकी भी जानकारी डीजीसीए के पास है और उसके तरीके से अपने स्तर से वो जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, जो ही कुल मिलाकर के जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, मुख्यमंत्री धामी ने जितने भी हेली दुर्घटनाएं हुई हैं, फिलहाल पिछले 1 महीने के दौरान 4 हेली दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उनके ऑडिट के लिए निर्देश दिए हैं और ऑडिट हो भी रहा है। इसके अलावा 10 साल की कार्य योजना बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि
उड़ान भरने से पहले जो फिटनेस होती है, जांच होती है, वो नियमित तरीके से की जांच भी की जाए। जी ठीक है। 10 साल की कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसको किस तरह से बनाए जाएंगे, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, अगर हालिया दिनों की बात करें, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई है और तकनीकी तौर पर हो या फिर अन्य कई वजह रही है, लेकिन अब इसमें सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए मंजू जी, सबसे पहली बात ये है कि जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी जो फिटनेस की जो जांच होती है, उसके लिए जो लोग हैं जो मानक भरने की नियमित, अनुमति दी जाए। इसके अलावा जो तमाम हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनको की जाए भरने की जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफी संख्या में ये उड़ानें हो रही हैं, तो उनके उड़ान को लिमिट किया जाए। इसके अलावा ये भी जांच हो कि जो पायलट हैं, क्रू पायलट हैं या बाकी अन्य जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, क्या वो कितने अनुभवी हैं। कहीं ऐसे नए लोगों को तो नई जिम्मेदारी दे दी जा रही है। इसके अलावा जो अन्य जो हेलीपैड हैं जहां पर इनको उतारना है, जहां से इनको उड़ान भरना है, उनकी स्थिति क्या है, और जिन कंपनियों के पास ये सारी जिम्मेदारी है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, क्या उनसे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है उनके स्तर से, क्योंकि जो ये घटनाएं हुई हैं, घटनाओं से सबक भी लेना जरूरी है, क्योंकि अगर उनसे सबक नहीं लिया जाएगा तो ये तमाम तरह की दिक्कतें आने वाले दिनों में रहेंगी। तो 10 साल की जो कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको व्यवस्थित तरीके से जो जानकार हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो ये योजना बनाए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की स्थितियां ना हो और अच्छे तरीके से यहाँ पर हेली सेवाओं का संचालन हो और लोगों का जो भरोसा है वो बना। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये खबर आपको बताते चले, सीएम अब नियमित फिटनेस जांच को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और हेली दुर्घटनाओं का अब ऑडिट किया जाएगा। देहरादून से एक और खबर आपको बताते चले, आज भारतीय सेना को मिलेंगे 419 अफसर। श्रीलंका के सेना प्रमुख होंगे रिव्यूइंग ऑफिसर जनरल बीकेजीएम लसंथा रोड्रिगो। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट होंगे। जनरल रोड्रिगो आईएमए से 1990 के पास आउट है और परेड संपन्न और 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब पीपिंग जो इसकी होगी और शपथ समारोह का आयोजन भी होना था। तो देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जहां भारतीय सेना को 419 नए अफसर मिलेंगे। और इस खास मौके पर श्रीलंका के सेना जनरल प्रमुख बीकेजीएम लसंथा रोड्रिगो बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर शामिल हुए और खुद आईएमए से साल 1990 में पास आउट है और इस बार 9 मित्र देशों के 32 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। परेड के बाद सुबह 11 बजे पीपिंग सेरेमनी और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस गौरवपूर्ण समारोह में श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल लसांथा रोड्रिगो ने परेड की सलामी ली। खास बात यह रही कि जनरल रोड्रिगो खुद आईएमए के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जिससे यह अवसर और भी विशेष बन गया। परेड में कुल 451 जेंटलमैन कैडेट्स ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर सेना में कदम रखा और इनमें 419 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 32 कैडेट 9 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा भी बनेंगे। ये परेड आईएमए के ऐतिहासिक चिटवुड भवन के सामने स्थित ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित की गई और इस अवसर पर 156वें रेगुलर कोर्स
और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स को अंतिम औपचारिक सम्मान, पेपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ सैन्य अधिकारी बनाया गया। परेड के दौरान आईएमए और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। भारतीय सैन्य अकादमी अब तक 66,000 से अधिक सैन्य अधिकारी देश और दुनिया को दे चुकी है और इनमें करीब 3,000 सैन्य अधिकारी मित्र देशों की सेनाओं को भी दिए गए हैं, जो भारत की सैन्य प्रतिष्ठा और प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता का प्रमाण है। और ये परेड भारतीय सैन्य परंपराओं और अनुशासन का जीवंत उदाहरण रही। और मसूरी में वीकेंड के दौरान बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए दून पुलिस ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। चारधाम यात्रा और पर्यटक सीजन के चलते मसूरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यातायात व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है। सामान्य दिनों में मसूरी में लगभग 8,000 वाहन प्रवेश करते हैं, लेकिन वीकेंड पर यह संख्या 15,000 से अधिक पहुंच जाती है। वही वर्तमान में मसूरी क्षेत्र में 414 होटल और होमस्टे संचालित हो रहे हैं, जबकि वाहनों की पार्किंग क्षमता में 4,590 है और ऐसे में भीड़ और अव्यवस्थित ट्रैफिक जाम आम बात बन चुकी है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस ने वीकेंड के लिए विशेष यातायात और रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके और पर्यटकों और आम जनमानस को सुविधा न हो। दून पुलिस ने सभी पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस के द्वारा जारी यातायात दिशा निर्देशों और डायवर्जन प्लान का पालन करें, जिससे मसूरी में यात्रा सुगम और सुरक्षित बन सके। देखिए, इस समय चारधाम यात्रा हो या हमारा जो पर्यटक सीजन है, खासकर मसूरी, ऋषिकेश और आसपास का है, वो एकदम चरम पर है। और जिस तरह से हमारे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी साथ साथ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और अभी जो इस तरह खासकर जो मसूरी की समस्या देखी गई लास्ट में, इस पर एक नया कॉन्फ्रेंस बनाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट, हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ड्रोन का जो कवरेज एरिया बढ़ाया गया, जिससे जहाँ कहीं भी जाम लग रहा है तो उसको हमें देखकर पता चल जाए, उसको एड्रेस कर दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्या जो मेन पार्किंग की आ रही, चूँकि लास्ट वीकेंड में देखा गया, जो हमारे जो नॉर्मल 7 से 8,000 गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस बार जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया। और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ चूँकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इशूज़ आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया जाता है। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुँचे। अगर कहीं उनको होल्ड किया जा रहा है तो उस होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी देखिए, इस समय चारधाम और उत्तराखंड में लगातार बढ़ते मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके प्रभावी समाधान खोजने के उद्देश्य से वन विभाग ने तितली ट्रस्ट संस्था के साथ मिलकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए आयोजित की गई, जहां हर साल दर्जनों लोग और जानवर इस संघर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने की और उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य संघर्ष के कारणों की गहन जांच करना और ऐसे सक्रिय और व्यावहारिक उपाय सुझाना है, जिससे इस टकराव को कम किया जा सके। कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और स्थानीय स्तर पर की जाने वाली पहलों पर मंथन भी किया। सुझाव के तहत वन विभाग राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें गांवों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, झाड़ियों की नियमित सफाई, सांझ के समय सामूहिक रूप से पैदल चलने की सलाह और कचरे के सामूहिक समुचित निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मानव गुलदार संघर्ष में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीएफओ को घटना की जानकारी एकत्र कर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए और ये पहल संघर्ष को न्यूनतम करने की दिशा में एक सार्थक कदम मानी जा रही है। और देहरादून से एक और खबर आपको बताते चले। देहरादून में डेंगू और कोरोना के नए मामले, डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए और संख्या बढ़कर 99 हुई है। कोरोना के 3 नए मरीज, 44 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा मिला है। देहरादून में 5 एक्टिव कोरोना केस और 2 अस्पताल में भर्ती। तो ये खबर आपको बताते चले, कोरोना और डेंगू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देहरादून में और अभी 56 घरों में डेंगू का जो है लार्वा भी मिला है। और ऐसे में देखें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देहरादून में डेंगू और कोरोना संक्रमण के नए मामलों एक बार फिर
स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिले में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99 पहुंच गई है। इसके साथ ही जिले भर में 56 घरों में डेंगू वायरस के लावा भी मिले हैं। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और लावा नष्ट करने का अभियान तेज कर दिया है। वहीं कोरोना वायरस के 3 नए मामले भी सामने आए, जिससे जिले में संक्रमण की स्थिति को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई। उत्तराखंड में अभी तक कुल 44 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 36 देहरादून, 1 हरिद्वार और 7 राज्य के बाहर से आए मामलों में संबंधित बताए जा रहे हैं। वर्तमान में 5 एक्टिव केस है, जिनमें से 2 मरीज सुभारती अस्पताल में भर्ती है और 3 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देहरादून में अब तक 420 लोगों की कोविड जांच भी की जा चुकी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, मास्क जरूर पहने, साफ सफाई का भी ध्यान रखें और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत जांच जरूर कराएं। कोरोना के साथ साथ एक बार फिर जो डेंगू है, इसका कहर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी है? देखिए, जो ही क्योंकि बरसात के सीजन में डेंगू के का जो लार्वा है वो पनपता है और डेंगू के तमाम मामले सामने आते हैं। लेकिन देहरादून में अप्रैल माह से ही डेंगू के मामले यहाँ पर आने शुरू हो गए थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसको लेकर के तैयारियां की गई, लोगों को जागरूक भी किया गया और जहाँ पर भी डेंगू का जो लार्वा है उनको नगर निगम की टीम की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूद इसके अभी डेंगू के मामले जरूर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछले सालों में जिस तरह से मामले रहे हैं उसमें काफी कमी आई है और अभी फिलहाल जो 99 जो हैं ये मिले हैं और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से और नगर निगम कि उनको काफी सफलता मिली है जन जागरूकता अभियान चलाने में। इसके बाद लोगों का भी इसमें समर्थन रहा है और जैसे लोगों के सामने जाकर के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे निवेदन किया जाता है कि वो अपने घरों के आसपास डेंगू के लार्वा को न पनपने दें, तो उसको लेकर के स्थानीय लोग भी काफी सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो ही इस समय कोरोना के मामले भी अब पूरे देश में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि गनीमत यही है और अच्छी बात हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को पॉजिटिव जिनमें पाया जा रहा है वो स्वस्थ होकर अपने घरों में वापस जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद अगर उनके अंदर कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो वाकई में ये काफी चिंताजनक बात है और इससे सभी लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है, लोगों को एहतियात बरतने और फिलहाल जो 5 मरीज एक्टिव केस है, जो इनमें से 2 सुभाष अस्पताल में एडमिट हैं और 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी की स्थिति सामान्य है, सभी लोग ठीक हैं और जल्द ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हालांकि अभी एसओपी कोई अलग से जारी नहीं की गई है, लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो संयम बरतें और जरूरी न जाए और मास्क यूज करें। लेकिन अभी इसके लिए कोई प्रतिबंध और पाबंदी नहीं लगाई गई है कि किस तरह से लोगों को मार्केट में जाना है, किस तरह से अपने गंतव्य में रास्ते में जाना है और कहाँ रोक लगाई जाए। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बार बार प्रशासन की ओर से यही अपील की जा रही है कि वो अपना ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। लेकिन जो भी इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और उसके साथ साथ ये डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कुछ चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन इस पर अब प्रशासन को अमल करने की जरूरत है और कुछ एक गाइडलाइन भी आने वाले दिनों में जारी करने की जरूरत नजर आ रही है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो कोरोना और डेंगू दोनों के ही खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं और लगातार संक्रमितों की भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
देहरादून से एक और खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड में मानसून सीजन के लिए तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने दिए सतर्क रहने के निर्देश। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कराई जाए मॉक ड्रिल। नालियों और जल स्रोतों की सफाई जरूरी। राहत शिविरों में सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाए। तो उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और पूर्व तैयारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल कराई जाए ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बाढ़ से बचाव के लिए नलियों और जल स्रोतों में जमा सिल्ट को भी शीघ्र हटाया जाए और इसके साथ ही संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर वहां के लोगों को मौसम के अनुसार सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी व्यवस्था के साथ स्थानांतरित किया जाए। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में नावें और राफ्ट उपलब्ध रहें और राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी जैसी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण करने को भी कहा है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। और उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं का डाटा भी तैयार करने और उनके लिए पास के निजी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चिन्हीकरण करने पर भी जोर दिया है। और एक बार फिर से अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, मानसून को लेकर अब सरकार की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है और अब मॉक ड्रिल करने की बात कही जा रही है। देखिए, जो भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनको निर्देश दिए हैं कि जब भी मानसून का सीजन होता है तो तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से सभी तैयारियां की जाए। हालांकि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इस दिशा में पहल कर रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पहले से उनको उपलब्ध करा लिया जाए। जो उपकरण की जरूरत अगर पड़ती है, कहीं आपदा जैसी स्थिति आती है, भूस्खलन जैसी स्थिति आती है, तो वहां पर कैसे व्यवस्थित जगह को फिर से किया जाए, तो उसके लिए तैयारी कर ली जाए। इसके अलावा देखिए, जो पिछले कई सालों की स्थिति देखा जाए तो चाहे ऋषिकेश का गंगा तट हो या हरिद्वार का इलाका हो या फिर उधम सिंह नगर का मैदानी क्षेत्र हो या फिर हल्द्वानी का कुछ क्षेत्र हो, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली और कई जगहों पर लोग एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया था और पूरा जल भराव हो गया था। ऐसे में उन जगहों पर कैसे निपटाने को लेकर के अधिकारियों से फीडबैक किया, उनको दिशा निर्देश के साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर स्थिति काफी विकट हो जाती है और भारी बारिश की स्थिति में तमाम जगहों का जो संपर्क मार्ग है, चाहे वो जिला मार्ग हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का जो मार्ग है, वो टूट जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में राशन पहुंचाने की जो ऐसे में राशन को जगह पर एकत्र कर दिया जाए ताकि वहां से अन्य जगहों पर भेजने में दिक्कत न हो। तो जो बरसात के सीजन में इस तरह की स्थितियां सामने देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी शासन की ओर से काफी गंभीरता देखी जा रही है और मुख्य सचिव ने इसके लिए डाटा एकत्र करने के लिए बात कही है और ये जरूर कहा है कि जो स्थानीय निजी अस्पताल है या सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उनको कैसे पहुंचाया जाए और जरूरत हो तो उनको कुछ समय पहले ही वहां पर पहुंचाया जाए ताकि जो उनका समय निर्धारित है उससे पहले वो वहां पर मौजूद रहे और किसी भी आपात स्थिति से पहले से निपटा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने पुलिस लाइन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कई पीड़ित महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
पौड़ी जिले के केशवर ब्लॉक में दहशत का कारण बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। बीते दिनों इसी गुलदार ने एक स्थानीय शख्स पर हमला कर उसकी जान ले ली थी और घटना के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल था। वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगाया और लगातार निगरानी के बाद गुलदार को सुरक्षित पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की इस कार्रवाई की सराहना भी की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।